हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है और आपके लेवल और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पर क्लासें भी दी जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं घटना चक्र जो आपका आया है उसका 5वां ही आपका सेट होगा और कल से आपकी मैराथन क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कल से आपको मैराथन क्लासेज जीके की भी मिलना शुरू हो जाएंगी और हमारे चैनल पर हिंदी की भी क्लास होती है, एलटी ग्रेड हिंदी की, वो आपको होती है रात को 9:30 बजे। ठीक है ना, उसकी भी रिवीजन क्लासें आपकी कल से ही स्टार्ट कर दी गई हैं। जितना आपका सिलेबस है उसका आपको है ना 6 तारीख के पहले हम आपके सिलेबस को आपको पूरी तरीके से फिर से रिवीजन आपको करा दे रहे हैं। बाकी मॉडल पेपर तो आपको कराएंगे ही कराएंगे और मैराथन क्लासें कल से आपकी होंगी। ठीक है, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी पेपर आपके जनवरी में है जीके वगैरह के लिए, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, है ना। आपकी क्लास से हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपकी जीके में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी आपका पेपर 6 तारीख को होगा तो आपको जीके का लेवल भी समझ में आएगा कि हाँ सर, जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपका लेवल ही आपका है जो आपकी एग्जाम का है। ठीक है ना, क्लियर है। राधे राधे भैया, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है। तो चलिए, प्लेलिस्ट देखो बना दिया है हमने, लगभग 25 पार्ट बना दिया है। 25 पार्ट देख लीजिएगा, यानी इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जीके के, और जीके पढ़ना अनिवार्य है। बिना जीके के आप सोचो पेपर निकाल आएंगे तो आप चाहे 120 में 120 क्वेश्चन ले आओगे तो भी आप पास नहीं माने जाओगे। ठीक है ना, इसलिए अनिवार्य सब्जेक्ट आपका है, ये पढ़ना ही पड़ेगा, पास होना जरूरी है। तो चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। चलिए साथ ही यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। 1 की अगर बात करते हैं तो सर आपका आंसर हो जाएगा भारत का जो आपका महान्यायवादी होता है। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर आपका 76, इसके अनुसार भारत को एक कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, मतलब अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और इसकी योग्यता वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता इनकी भी होती है। ठीक है ना, और ये जो आपका होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है, याद रखना है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ऐसे क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद जो होता है वो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है और हमने कहा सर कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है सर जी वो कितना होता है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा सर जी सही नंबर है 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी याद रखिए कि 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, लेकिन मान लो अगर वो है ना 59 साल की अवस्था में अगर संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनता है तो 65 में रिटायरमेंट हो जाएगा। वही दिया है 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा 65 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति इस पद पर नहीं जा सकता है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श जो आचार संहिता है वो आपकी है क्या। यानी आप देखते हैं कि जब आचार संहिता हो जाती है ना, ये आपके चुनाव के दौरान होती हैं जो आपकी आचार संहिता लगती हैं, है ना। कुछ समय पहले हर चीज़ स्थगित की जाती है, हर चीज़ें पाबंदी की जाती हैं कि ये नहीं करना है, कई बाउंडेशन आपके किए जाते हैं। तो सर जी हमने कहा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका होता है ना, ये कौन सा है, तो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट आपका है। अभी ये चर्चा बड़ा हाईलाइट में है कि मोदी सरकार जो आपकी है, अभी बिहार में जो आपका चुनाव हुआ उसमें देखा जाए तो मोदी जी ने घोषणा किया 10-10 हज़ार रुपये देने की, वो भी आचार संहिता के दौरान किया, है ना। जब आपका कब किया, जब आपका चुनाव का समय आ गया, है ना, और चुनाव के 2-3 दिन पहले यहाँ पर किया। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये नियम के विरुद्ध है आपका, और वो नियम कौन सा है, यही नियम आपका है। यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट किया गया है। आचार संहिता में कई चीजें आपकी बाउंडेशन होती हैं, लेकिन उन्होंने किया वही चीज आपकी यहाँ पर है, ये आर्टिकल के तहत है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में आपकी स्थित है। तो आप कहेंगे सर भारत में स्थित आपको देखेंगे तो आप कहेंगे सर लोथल तो आपके भारत में ही है, यानी लोथल जो आपका है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर लोथल जो आपका गुजरात में अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के किनारे आपका है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा हड़प्पा। मत लगाइए, हड़प्पा जो आपका है वही आप पाकिस्तान में है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो सर 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है अंगुत्तर निकाय है। यानी 16 महाजनपद के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, है ना। यानी ये नया शब्द आप लोगों के लिए नहीं है।
तो हमने कहा सर ये जो शब्द है यानी 16 महाजनपद का उल्लेख जो किया गया है ये कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो सर ये अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन नंबर जिसका आ गया है डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर जी दीवान ए मुस्तखराक दिया गया है। हमने कहा सर जी ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि दीवान ए मुस्तखराज है क्या? तो सर ये राजस्व विभाग है। ये क्या है सर? ये राजस्व विभाग होता था, राजस्व विभाग होता। अलाउद्दीन खिलजी का है, बिल्कुल सही है। यानी पहला मैचिंग तो बिल्कुल आपकी सही हो गई। दीवान ए अमीर कोही सर ये आपकी कृषि विभाग था। क्या था सर? ये कृषि विभाग था, कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। और सर जी जो कृषि विभाग था है ना, मोहम्मद बिन तुगलक आपका दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दिया है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात सर जी क्या है? ये दान विभाग है। और दान के मामले में सर जी कौन था? तो फिरोज तुगलक था। सर जी ये भी आपका सही हो गया। तो सर जी दीवान ए रियासत दिया है बलबन। तो हमने कहा रियासत मतलब होता है बाजार नियंत्रण विभाग। दीवान ए रियासत होता है सर बाजार नियंत्रण। और बाजार नियंत्रण किसने शुरू किया था? आपको याद आ गया होगा सर जी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी आपका आंसर सर जी जो गलत है वो आपका डी वाला गलत है। यहां पर जो शुरुआत किया था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बात समझ में आ रही है? आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाकी हमने कहा है कि अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अपने हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मात्र 99 रुपए में पूरे 1 साल के लिए, यानी कि परीक्षा भी आपकी खत्म हो जाएगी एलटी ग्रेड की, लेकिन फिर भी इसके बाद आप फॉर्म भरोगे और जीके के लिए कई प्रकार की बुकें आप मार्केट में ढूंढोगे। लेकिन हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो मार्केट में बहुत अच्छी बुक जो बहुत होगी वो भी उसमें वो कंटेंट नहीं होगा जितना जैसा और जिस हिसाब से हमने दिया है। मात्र 99 में आपको हिस्ट्री में अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी की भी आपको ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐप में है। आप साइंस पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जीके पढ़ना है, स्टैटिक जीके और ऐसी नोट्स आपका है, एक बार देख लेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे पूरे 1 साल के लिए। अगर वन लाइनर पढ़ना है तो वन लाइनर भी इसमें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी बुक को वन लाइनर में भी कर दिया है। आपके थ्योरी में पढ़ना है थ्योरी में कर सकते हैं, आपको टेस्ट पेपर लगाना है तो टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस लगाना है प्रैक्टिस लगा सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज लगाना है तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके ऑल एग्जाम की यानी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज हमने इसमें किया है। आपका पुलिस एग्जाम हो, चाहे एसआई एग्जाम हो, है ना, चाहे आप एलटी एग्जाम है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, या आप बड़े से बड़ी एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज जिसमें आपकी ऐड है, आपको याद रखना है, वो भी आपके मात्र 99 रुपए में है। मैराथन क्लास है तो भी आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ई बुक आपकी है और इसमें आपको थ्योरी, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपकी है। ठीक है ना। और ये हमने कहा 6 तारीख के बाद है ना आप लोग परचेज करेंगे तो प्राइस बढ़ सकता है। बाकी अगर आप लोग ले लेते हैं 99 में तो ये पूरे 1 साल का है। आप डेमो पीडीएफ जाइएगा, वहां पर हमने हिस्ट्री की बुक आपको ऑन कर दिया है बिना लॉक के, तो वहां पर जा सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य अगर आप लोग हैं और हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 99 में 2 प्रकार की नोट्स ले सकते हैं। यानी यहाँ पर थ्योरी की प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होगी, है ना, और यहाँ पर 3D नोट्स जो कवि और रचना की होगी। जीवन परिचय भी हमने मेंस एग्जाम तक के लिए कवर कर दिया है। 25 से 30 आपकी जीवन परिचय भी आपको विद डिटेल के साथ, उनकी रचना, उनका जन्म और जो भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन वो भी हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके 25 एग्जामों की इसमें आपकी है। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं, छायावाद हो गया या आधुनिक काल हो गया, सबके नोट्स भी इसी में आपको हैं। पीवाई की क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं वो भी इसी में मिलेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन आपके है इसमें आपको मिलेंगे। ये मात्र आपको 99 रुपए में, आपके अलग अलग कोर्स है 99 रुपए में आपका है। हमारे कोर्स की आप देखेंगे तो आप देखिएगा, आप चाहोगे तो आप 2 दिन, यानी आप देखेंगे कि 4 दिन बचा है तो 4 दिन में अगर आपने रिवीजन कर लिया तो जब आप पेपर देने जाओगे ना कम से कम 400 किलोमीटर तो आपको 2000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको 99 रुपए में वो कंटेंट दे रहे हैं कि आप रास्ते में बस में बैठे बैठे अगर आप हैं 4-5 घंटे का सफर आप करते हैं तो 4-5 घंटे में आप कम से कम 25-30 क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाएंगे, है ना। ऐसी नोट्स हमने यहाँ पर दिया है। तो ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर डेमो पीडीएफ भी है ना। और ये कोर्स आपका कल रात तक आपका रहेगा, इसके बाद आपका ये कोर्स लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, ये कोर्स लॉक हो जाएगा और इसके बाद 6 तारीख के बाद ऑन होगा। जो कि हमारे जो अदर एग्जाम वाले हैं, जैसे कि आपको एलटी ग्रेड में कह सकते हैं जिनका पेपर जनवरी में है, क्योंकि अगर 2 दिन पहले अगर हम लॉक करेंगे तो आपको सर जी हमको मिला नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, पूरी पीडीएफ नहीं पढ़ पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कल रात से ये पीडीएफ आपकी लॉक हो जाएगी, इसके बाद परचेज करने पर भी नहीं परचेज होगी। ठीक है ना। तो ये सिर्फ मौका आपके कल रात तक के लिए है। 1 तारीख को रात में 12 बजे ये आपको परचेज बंद कर देना है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हम 1 दिन में पढ़ लेंगे तो पढ़ लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारत में अंग्रेजों के समय नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। हमने कहा सर नियमित जनगणना पूछा गया है और नियमित जनगणना पूछा है तो आप कहेंगे सर ये रिपन के कार्यकाल में हुई थी। रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना स्टार्ट आपकी हुई थी, है ना। कब हुई थी तो आप कहेंगे सर 1881 में आपकी हुई थी।
लेकिन सर जी आपका देखा जाए तो आपके लॉर्ड मेयो का नाम सुना होगा, लॉर्ड मेयो, है ना। मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी 1972 में। नियमित यानी 10-10 सालों में जो आपकी जनगणना हो रही है वो आपके किसके, रिपन के काल में 81 से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि कौन सी घटना जो आपकी है जलियांवाला बाग नरसंहार की तुरंत पूर्व घटी थी, तुरंत पूर्व घटी थी। मतलब यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया, कह रहा तुरंत, है ना, और पूर्व, यानी दोनों चीज एक साथ में ऐसे कर दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो। तुरंत है और पूर्व मतलब पहले, है ना, यानी अब ये कह सकते हैं कि घटना जो आपकी है जलियांवाला बाग, उसके पहले कौन सी घटना है, ये सिंपल सी बात कह सकते थे। तो हमने कहा सर जी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उसके पहले आपकी हुई थी रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में ही तो अमृतसर के बाग में इकट्ठा किया गया था सभी लोगों को, है ना, क्योंकि सैफुद्दीन कुचलू को और एक लोग और थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो रॉलेट एक्ट का जो बनना था, इसी के आपका आंसर आपका बनेगा बी नंबर 1919। सर जी क्वेश्चन आपके सामने है, 9 नंबर आपसे कह रहा है और कूट के साथ क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन आपके कूट के साथ दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी कौन सी घटना आपकी सही है, यानी क्रम से आपको बताना है। और याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपको क्रम से जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। हमने कहा सर जी गांधी इरविन समझौता को देख लीजिएगा, जो आपको आ रहा है, यानी जो आपको आ रहा है। फांसी आपको अगर यहां पर देखा जाए भगत सिंह को, तो देखिए यहां पर हमने कहा सर जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर से हुआ था। 7 सितंबर से सर जी 1931 तक आपको हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन सर जी कब हुआ था, कराची अधिवेशन आपको याद होगा कि सर जी ये आपके 31 में हुआ था, 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी सर जी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी वो आपको 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ये 23 मार्च है, याद रखना 23 मार्च 1931 है। अब आप कहेंगे सर 1931 ये भी है, लेकिन इसकी डेट आपकी है जो कांग्रेस का रांची अधिवेशन हुआ था ये 26 से 31 मार्च हुआ था, यानी यहाँ पर 26 से 31 मार्च आपका 31 मार्च आपका है और ये 23 मार्च है। गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था ये सर जी ये भी 31 में हुआ था, लेकिन ये 5 मार्च को हुआ था। क्या सर जी 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए इसका जो आपका आंसर बन रहा है वो आंसर आपका बन रहा है 4 3 2 1 बन रहा है। तो याद रखना इसमें से आपको क्रम बना देना है। यहाँ पर जो आपका दिया है वो आपका 4 है ना, इसके बाद आपका 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1 आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 4 3 2 1 इस क्रम आपसे बनेगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया है नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है, यानी नदी में डेल्टा बनता है क्यों बनता है, नदी में डेल्टा बनता है क्यों बनता है भाई। तो हमने कहा सर जी नदी में डेल्टा तभी बनेगा जब अवसाद को बहाकर ले जाया जाएगा और उसके मार्ग में जब अवरोध बनेगा, यानी उसका काट छांट होगा, और जब काट छांट होगा यानी उसे बोलते हैं निक्षेपण। क्या होता है सर, निक्षेपण कहते हैं। यानी नदी डेल्टा बनाना प्रक्रिया जो होता है वो निक्षेपण का होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए एक बाल्टी पानी लीजिए और जहां पर ज्यादा ऊंचाई मिट्टी हो वहां पर डालिएगा, देखो आप कटेगा छटेगा कुछ त्रिकोण जैसा बन जाएगा, वही आपका होता है डेल्टा, वो निक्षेपण प्रक्रिया होती है। जब आपका बनता क्या है, जब जलप्रपात बनता है तो वो पहाड़ों से पानी, ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, वो जलप्रपात बनता है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, यानी जो तारे होते हैं वो पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है बताओ। बहुत प्यारे से क्वेश्चन आपके हैं, लॉजिकली क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यानी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व को घूमती है, याद रखना जो पश्चिम है और जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व को घूमती है, इसलिए जो तारे हैं वो पूरब से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। यानी तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम में इस कारण ज्यादा दिखते हैं, यानी पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है वो क्या कहलाती है। तो यहां पर देखा जाए सर जी इसको बोलते हैं लैटेराइट कहते हैं। हमने क्या बोला, जब बरसात होती है और बरसात होती है तो मिट्टी जो आपकी हल्की पुल्की होती है बह जाती है, भारी मिट्टी यानी जो कंकड़ पत्थर हो गया, आयरन एल्युमिनियम के कण हो गए वो बची रहती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बी नंबर इसका लैटेराइट हो जाएगा। आप लोग गांव से हैं तो आपको बता दें तालाब की मिट्टी जो होती है ना, कैसे बोलते हैं, कचीला मिट्टी कहते हैं, है ना। यानी वो मिट्टी जो आपकी होती है उसके किनारे आप देखे होंगे कि वहां की जो मिट्टी होती है बहुत मजबूत होती है, यानी उपजाऊ वाले जो कण होते हैं वो नहीं रह पाते हैं, उसमें बच जाते हैं कौन से, आपके भारी कण। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे मिट्टी जो आपकी होती है जिसके उपजाऊ कण बह जाते हैं, भारी आपके बचते हैं, जैसे आयरन एल्युमिनियम के कण बचते हैं, यानी ये मिट्टी का प्रयोग हम लोग घर के ईंटों को बनाने में करते हैं। तो याद रखना है लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, घर के जो ईंट बनते हैं इसी से बनते हैं। क्यों, क्योंकि अच्छे जो उपजाऊ कण थे, बालू वगैरह तो बह गई है, तो अब बचे क्या, सॉलिड बची, तभी तो घर मजबूत होगा ना। और साथ में चाय की खेती जो होती है वो लैटेराइट ही में ही होती है, यानी चाय की खेती, यानी खेती करने के लिए पूछा जाए कि सर कौन सी मिट्टी उपयुक्त नहीं है तो आप कहेंगे लैटेराइट। लेकिन लैटेराइट मिट्टी जो आपकी है चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है
है ना, क्योंकि पहाड़ी एरिया क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। सर जी राजघाट बांध अवस्थित है वो आपकी कहां पर है, तो यूपी जीके से क्वेश्चन आपका है, राजघाट आपका सर जी कहेंगे बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है ना। और ये जो बांध है एक जलाशय को बनाता है और वो है रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध पर निर्मित एक जलाशय है रानी लक्ष्मीबाई बांध जलाशय। कोंकण रेलवे जो आपकी उड़ती है, कोंकण रेलवे, सर ये कोंकण रेलवे जो आपकी है ना, ये आपके मंगलौर तो है लेकिन रोहा टू मंगलौर है, याद रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमने कहा जब हाई लेवल के होते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में एक एक पॉइंट आपको देखना पड़ता है ना। यानी हमने कहा सर जी देखा जाए तो आपका जो कोंकण तट आपका है ये आपके कह सकते हैं कोंकण रेलवे कोंकण तट के सारे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों में फैला है। तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है रोहा, रोहा से कर्नाटक के जो मंगलौर है वहां तक जाती है ना। तो महाराष्ट्र से बंगलौर तक आपकी है रोहा टू बंगलौर, सॉरी मंगलौर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक फैला होता है। यानी हमने कहा सर जी समुद्र में है, समुद्र में अधिकार सबका नहीं होता है और उस एरिया में अधिकार किसका होगा, कैसे, जैसे आपका ये भारत है तो याद रखना है इसके भारत में जो प्रायद्वीप है उसके चारों तरफ समुद्र आपका है। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो सर जी भारत कहाँ तक अपना अधिकार कर सकता है, तो याद रखना है भारत जो अपना अधिकार कर सकता है वो 200 नॉटिकल मील, यानी यहां से 200 नॉटिकल मील के तहत अगर वहां पर कोई तेल का कुआं निकलता है, तेल की खदान होती है या कुछ भी होता है ना, आपके आर्थिक को बढ़ाने के लिए यानी इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, तो वो सब क्या होगा, भारत के अंडर में आएगा। तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से कोई चाइना हो, इसी प्रकार से कोई भी आपका द्वीपीय देश हो यानी समुद्र से लगा हुआ है तो उसकी आपकी दूरी होगी 200 नॉटिकल मील होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही है, बट आपको बात समझ में आवा चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है और आपसे कह रहा है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। और हमने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, यानी कृषि उत्पादकता शून्य हो रही है, यानी हमने कहा सर ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इसको अदृश्य बेरोजगारी होती है। यानी जैसे खेत में होता है क्या 10 लोगों का काम और बुला लिया 20 लोगों का काम, आपने सोचा हम जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन वो जल्दी खत्म होता नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा। यानी 10 लोगों का पावर वहां पर यूज होना था लेकिन 20 का कर दिया तो 10 लोग क्या थे वो आपको दिख ही नहीं पाए, उतना ही काम में उसे लगे रहे, यानी अदृश्य होता है। जैसे आपने कहा है कि अगर 25 रोटियां है ना, 5 महिलाएं 25 रोटियां बनाती हैं 5 घंटे में, तो आप बताइएगा कि 10 महिलाएं 25 रोटी कितनी देर में बनाएंगी, तो भी 25 घंटा में, क्योंकि वो बतियाती ज्यादा हैं है ना, इधर उधर नौटंकी बहुत करते हैं, यानी बातें बहुत करते हैं। तो इसी वजह कहते हैं ना कि चाहे 20 लोग बनाओ चाहे 10 लोग बनाओ, उतना ही जब काम है तो उसमें जो बचे हुए एक्स्ट्रा लोग होते हैं वही होते हैं अदृश्य। तो हम लोग कहते हैं सर ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है, हाँ अपनी भाषा में समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होती हैं है ना, क्योंकि कुछ लोग लड़कियां कहने लगेंगे सर जी हम तो ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सबकी बात थोड़ो कर रहे हैं। ठीक है ना, उनमें से देखा जाए 10 लोग हैं, 10 लोगों की एक्स्ट्रा वाली बात है। ठीक है, आइएगा सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है 17 नंबर में, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। यानी वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सर जी जो आपका इकोसिस्टम है यानी जो आपका पारिस्थितिकी है वो संतुलन में रहे। यानी हमने कहा कि अगर आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ है ना, आपको ऑक्सीजन लेना है, आप बीमार ना हो, आपको किसी प्रकार से पर्यावरण से दिक्कत ना हो, समय से बारिश हो, समय से आपको सर्दी गर्मी हो, तो याद रखना है आपको 33% वृक्ष होना जरूरी है। यानी आपके पास अगर 100 बीघा है तो 100 बीघे में 33 बीघे में खेती नहीं, वहां पर पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे होना चाहिए। यानी समझ गए ना कि 33% होना जरूरी है पर्यावरण संतुलन के लिए। तो इसलिए क्या है कि विशाल क्षेत्र होना आवश्यक है, यानी आपको परिस्थिति तो कितना परसेंट अगर आपसे पूछे तो 33% आवश्यक होता है। ठीक है ना, बाकी बहुत ऐसे राज्य हैं, मिजोरम मेघालय में चले जाओ ना, वहां पर 80-80 85% देखोगे वने वन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, अब आपको वहां पर खाते पीते क्या है वही हिसाब से वो वनों से प्राप्त होने वाली चीजों को बेचते हैं, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बनती है। सजी क्वेश्चन नंबर आपका दिया 18, यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। यानी सजी 18 नंबर दिया है और इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 2029 का जो आपका वर्ष होगा ये क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा और 2029 में मनाया जाएगा, याद रखना है। सजी क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को आपको लाया गया। तो सर जी जीएसटी आपका जो आया था वो आपका 101 नंबर में, हमने कहा जीएसटी से क्वेश्चन आपके बनेंगे क्योंकि आपने जीएसटी महोत्सव को खूब लाभ कमाया है ना, कमाया है नहीं, जीएसटी महोत्सव में खूब छूट मिली है,
तो खूब जो आप लोगों ने जीएसटी महोत्सव को खूब लाभ लिया है, तो फिर आपका क्वेश्चन भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हमने कहा 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर जीएसटी लाया गया था, है ना। तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है हाइड्रोजन जो बम होता है ना, हाइड्रोजन बम होता है, एक नाभिकीय बम होता है। हमने कहा सर जी हाइड्रोजन बम जो आपका है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, ये सर जी किस प्रकार से कार्य करेगा? 20 नंबर के ऑप्शन है। तो हमने कहा अनियंत्रित श्रृंखला अधिनियम, यानी जो 20 नंबर दिया है, यानी हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बम जो होता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन क्रिया पर कार्य करता है। एक जो हाइड्रोजन बम बनाया गया था वो एडवर्ड टेलर थे और एक अमेरिकी आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा हाइड्रोजन बम में जो आपका ड्यूटेरियम होता है, टाइटेनियम होता है, इनके नाभिक का संलयन होता है, जुड़ते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा होती है। तो हमने कहा संलयन में क्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। क्वेश्चन देखो दिया है निम्नलिखित का मिलान करना है। तो सर जी मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कॉपर सल्फेट, और जो कॉपर सल्फेट होता है ना, ये होता है फंगकनाशी, यानी फंगस नाशी का काम करता है। जो कॉपर सल्फेट होता है फंगस नाशी होता है। पेंसिलिन जो आपका होता है, पेंसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक होती है, जो आप लोग लगाते हैं, है ना। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ये प्रतिजैविक होती है, यानी प्रतिजैविक यानी हम बोलेंगे एंटीबायोटिक है। सर जी यूरिया जो आपका है, यूरिया क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका यूरिया होता है। और मैलाथाइन जो होता है, मैलाथाइन ये कीटनाशी आपका होता है, यानी आप कीटनाशी में प्रयोग करते हैं, मैलाथाइन का प्रयोग करते हैं। गांव वाले जो होंगे उनको पता होगा, जो खेती किसानी करते हैं। सर जी आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक आपके कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा 2 ही तो होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। यानी जैविक घटे और अजैविक घटे, जो जल जाए वो आपके अजैविक है, जो ना घटे जले वो आपके जैविक हैं। तो हमने कहा जैविक और अजैविक, ऑप्शन पर आपका सी बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? यहाँ पर देखा जाए सजी 23 नंबर है। तो आप कहेंगे ये तो सजी आपकी गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। भाई यूपी जीके से क्वेश्चन आया है तो आपसे बनेगा ही बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 होता है तो उनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? देखो मैथ के टीचर है नहीं है, लेकिन अगर आपका पेपर क्वेश्चन हल्का पुल्का है तो हम आपको जरूर बता देंगे। हमने कहा जैसा बोला गया है वैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो एक पन्ना भर जाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना, बीच में गड़बड़ी हो जाएगा। तो ट्रिक से आप सॉल्व करिएगा। यानी आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो हमने कहा प्राकृतिक संख्या मान लो 3 अगर आपसे पूछा है तो हमने कहा सर यहाँ पर 5 का वर्ग कर लीजिए, क्रमागत करना है, यानी कहीं से स्टार्ट करिए। आपसे यहाँ पर हमने कहा 110 लाना है, तो सर जी यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद 7 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ डालिए सबको, सब जोड़ डालेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 110, यानी 110 आपका हो गया है। तो हमने कहा सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर 5 है, बस यही इसका आंसर आपका राइट हो गया है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत सर जी क्या है? यम है। औसत कितना है? यम है, विषम है, क्रमागत है। तो हमने कहा 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, विषम संख्या है ना, 1 3 5 और क्या होती है 7, और होती है यहाँ पर 9 होती है। कितनी संख्या हो गई टोटल? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। हमने कहा सर जी यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर औसत कितना है? तो औसत सर जी कितना है? यम आपका हो गया है ना। तो हमने कहा सर जी आगे पढ़िए अगली, है ना, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर दी जाएं, यानी सर जी 7 9 था, 9 के बाद अगर हम आपको शामिल कर लें 1 3 5 + 7 + 9, इसके बाद 3 और शामिल करना है। अब 9 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद सर जी 13 आ जाएगा, 13 के बाद सर जी क्या हो जाएगा? 13 के बाद 15 आ जाएगा। अब टोटल संख्या हो गई 8, टोटल संख्या हो गई 8। बराबर सर जी कितना था? यहाँ पर यम था, तो m बराबर आप इसको टोटल जोड़ लीजिएगा और 8 से भाग दीजिएगा, 64 आ जाएगा पूरा, मतलब आपका जोड़ने पर 1 से लेके आपके कहाँ तक? तो आपके 15 तक जोड़ोगे, है ना। 1 3 5 7 9 11 13 15 को जोड़ डालो, है ना, सब आ जाएंगे 64। और संख्या टोटल है 8 से भाग दो, 8 8 64, यानी आंसर आपका आ गया सी नंबर। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। दी गई आकृति में आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सर जी बी, और इसके बाद दिया है ए और दिया गया है सी, है ना। इनका आपको बताना है, माप बताना है। तो हमने कहा सर जी BAC, है ना, और ABC, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? ACD आपका हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी संख्या 62 दिखा रहा है, यहाँ पर 110 दिखा रहा है, घटाना ही तो आपको है, यानी यहाँ पर घटा देंगे तो आपको 180 के बराबर भी कर लीजिएगा, वहां से भी निकल आएगा। इसको आप घटा देंगे तो सीधा सीधा आपका 48 अंश निकल के आ जाएगा, याद रखना इसका आंसर भी बनेगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन में कौन सा देश शामिल हो गया है?
यानी हो रहा है 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन में जो कौन सा देश है जो शामिल हो रहा है। सर 27 की बात करते हैं तो ये है आपका बुल्गारिया, जहां की राजधानी सोफिया है ना। और हमने कहा कि यहाँ की मुद्रा भी सर जी आपकी चेंज हो रही है 1 जनवरी से। यहाँ की मुद्रा आपकी वो हो रही है कौन सी, यूरो हो रही है, यूरो हो रही है ना। इसके पहले यहाँ की मुद्रा अलग थी, आपको याद होगा है ना, यहाँ की मुद्रा अलग थी। अब 1 जनवरी 2026 से यहाँ की मुद्रा भी आपकी यूरो हो जाएगी, तो आपकी बुल्गारिया इसका आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO के कहते हैं, विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां पर संपन्न हुई है। तो सर जी 28 की बात करते हैं आपकी, ये है आपका तियानजिन। तियानजिन नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जो तियानजिन है, संघाई है। और आप कहेंगे तियानजिन हमको लगता है चीन में ही तो है, तो आप कहेंगे ये जो तियानजिन है ये आपके चीन में है। तो सर जी चीन में हुई है संघाई सहयोग संगठन में जो विदेश मंत्रियों की बैठक है आपके 25 में, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला दिया गया है सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। यानी देखा जाए सतत विकास रिपोर्ट की जो आपकी इंडेक्स होती है, यहां से हमने कहा सर जी देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर है, स्विट्जरलैंड आपके सेकंड में है, डेनमार्क आपका 3 में है। क्या भारत इसमें आपका 100 में है, बताइए क्या भारत इसमें 100 में नहीं सर जी, एक कम कर दो 99 में है। यानी यहाँ पर सतत विकास रिपोर्ट में भारत के स्थान 99 आपका है। यहाँ पर दिया गया है महिला किसान का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है वो सर जी कब मनाया जाएगा, तो 2026 में मनाया जाएगा। याद रखना है कि महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी महिलाओं को किसानी के प्रति उत्कर्ष करने के लिए, यानी रोटी वोटी बनाना छोड़िए अब किसानी करना शुरू करिए, ये सरकार कह रही है। याद रखना है कि ये वर्ष 2026 में होगा कि महिलाओं को और उत्कृष्ट तरीके से खेती में जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा, किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026। तो भैया इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। बाकी यहाँ पर देखा जाए जो आपकी हिंदी के आपके स्टूडेंट हैं LT ग्रेड के लिए वो आपको 9:30 बजे आपकी क्लास चलती है, रात को चलती है। हमने कहा भी है कि यहाँ पर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन ये कॉमन है। आप अगर हिंदी से हैं, आप मैथ से हैं, आप साइंस से हैं, होम साइंस से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, 30 क्वेश्चन कॉमन है और इनमें पास होना जरूरी है। अगर आप अदर सब्जेक्ट में यानी अपने सब्जेक्ट में 120 में 120 ले आओगे तो भी आप पास नहीं माने जाओगे जब तक आप जीके में पास नहीं होगे। इसलिए अंतिम समय में आप जीके पढ़िए। आपकी कल से हम आपको मैराथन क्लास देना शुरू करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से उन मैराथन क्लासों को पढ़ लीजिएगा। जीके में हम पास करा देंगे। बाकी हमने कहा है प्लेलिस्ट के माध्यम से वो क्रम से आप वीडियो देख डालिए, जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपका लेवल का ही है और लगभग पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में है। मान लो घटना जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर की मैराथन क्लास हम करा देंगे और साथ में यहाँ पर देखा जाए जो आपकी यूपीजी के है, ठीक है ना। यानी 4-5 दिनों के अंदर हम आपको 4 से 5 आपको मैराथन जीके के आपको देने वाले हैं, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कोई शिकवा, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे दीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।